चलिए, स्मृति पाठ का आज मैं कल जो शेष अंश उसका बाकी था वो मैं शुरू कर रही हूँ कि लेखक जब कुएं में प्रवेश करते हैं उस समय उन्हें सांप का तनिक भी भय न था। उनको सांप को मारना लेखक के बाएं हाथ का खेल था, क्योंकि इसके पहले लेखक ने अपने उसी डंडे से बहुत सारे सांपों को मार चुके थे। इसलिए लेखक को लगा कि अरे, सांप को मारना कौन बहुत बड़ी बात है, मैं आराम से कुएं में जाऊंगा, सांप को मार दूंगा और फिर सांप की मृत्यु हो जाएगी और फिर मैं आराम से चिट्ठियां उठाऊंगा और कुएं से बाहर निकल आऊंगा। लेकिन कहा जाता है कि सोची हुई बात और मन में इंसान जो ख्याली पुलाव बनाता है कि हाँ ऐसा होगा, मैं तो बहुत इस तरह के काम तो बहुत पहले कर चुका हूँ, अब थोड़ी सी भी इसमें आशंका नहीं है, थोड़ा सा भी भय नहीं है। लेकिन जब सच्चाई का सामना होता है, वास्तविकता का सामना होता है, तब इंसान को लगता है कि नहीं, सोचने में, सोची हुई बात में और करने में बहुत फर्क होता है। तो लेखक कह रहे हैं कि कुएं के धरातल से जब 4-5 गज रहा होऊंगा तब ध्यान से नीचे को देखा, अक्ल चकरा गई। अक्ल चकरा जाना मुहावरा है, यानी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सांप फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। पूंछ और पूंछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था, आधा अग्रभाग ऊपर उठा हुआ मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। नीचे डंडा बंधा था, मेरे उतरने की गति से जो इधर उधर हिलता था, क्योंकि डंडे को पकड़कर वो बीचों बीच उतर रहे थे। उसी के कारण शायद मुझे उतरते देख सांप घातक, घातक का अर्थ होता है जो नुकसान पहुंचाए, घात करने वाला। तुम लोग शब्दार्थ लिख रहे हो कॉपी में? हेलो सारे बच्चे, शब्दार्थ यहाँ दिया हुआ है नीचे, सारे शब्दार्थ को अपनी कॉपी में आप लोगों को लिख लेना है। कठिन वर्तनी भी लिखना है, ठीक है। और विलोम वगैरह के लिए मैं अभी चैप्टर जब खत्म होता है तो मैं बताती हूँ। और कठिन वर्तनी, अभी आप लोगों की कॉपियां मैं चेक कर रही थी टेस्ट की, तो उसमें मैंने देखा कि बहुत सारी वर्तनी मिस्टेक्स है, बहुत सारी अशुद्धियां हैं। उन सबको मैं आपके व्हाट्सएप पर भेज दूंगी, सारे बच्चे अपनी कॉपी में उसे शुद्ध कर लेंगे। और इसे पता चल रहा है कि अभी भी आप लोग कठिन वर्तनी को अंडरलाइन नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कठिन वर्तनी को आप अंडरलाइन करते तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी अशुद्धियां होती परीक्षा में। चलिए आगे मैं फिर इस पर बात करूंगी। तो जिस तरह से सपेरा बीन बजाकर काले सांप को खिलाता है और सांप क्रोधित तो फन फैलाकर खड़ा होता और फुंकार मार कर चोट करता है, ठीक उसी प्रकार सांप तैयार था। उसका प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी यानी विपक्षी शत्रु में उससे कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। धोती डेंग से बंधी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी और मुझे कुएं के धरातल की परिधि के बीचों बीच ही उतरना था। इसके माने थे सांप से 1.5-2 फुट गज नहीं की दूरी पर पैर रखना, और इतनी दूरी पर सांप पैर रखते ही चोट करता। स्मरण रहे, कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है, नीचे तो वह 1.5 गज से अधिक होता ही नहीं। ऐसी दशा में कुएं में मैं सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह सकता था, वह भी उस दशा में जब सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करता। पर उतरना तो था कुएं के बीच में, क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच लटक रहा था। ऊपर से लटक कर तो सांप नहीं मारा जा सकता था, उतरना तो था ही। थकावट से ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था। अब तक अपने प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था। लेखक कह रहे हैं कि अब तक मैंने अपने प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाना भी मुहावरा है, यानी हार मानना। लेखक कह रहे हैं कि मैं अपने प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाना नहीं चाहता था। यदि ऐसा करता तो भी कुएं के धरातल पर उतरे बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था? यानी लेखक सांप को देखकर यदि उनको लगता कि नहीं, सांप को मारना संभव नहीं है, चलो ऊपर मैं नीचे चिट्ठियां लेने नहीं उतरूंगा, मैं ऊपर ही फिर से चढ़ जाऊंगा। लेकिन ऊपर चढ़ने के लिए भी उनको फिर एक बार कुएं में नीचे उतरना ही पड़ता, बिना नीचे उतरे ऊपर चढ़ना संभव नहीं था। एक एक इंच ज्यों ज्यों मैं नीचे उतरता जाता था, त्यों त्यों मेरी एकाग्र चित्तता का अर्थ होता है स्थिर चित्त यानी ध्यान, बढ़ती जाती थी। मुझे एक सूझ सूझी। सूझ
का अर्थ होता है उपाय। दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं की बगल में लगा दिए। दीवार से पैर लगाते ही कुछ मिट्टी नीचे गिरी और सांप ने फू करके उस पर मुंह मारा। मेरे पैर भी दीवार से हट गए और मेरी टांगें कमर से संपूर्ण बनाती हुई लटकती रहीं, पर इससे सांप से दूरी और कुएं की परिधि पर उतरने का ढंग मालूम हो गया। लेखक कह रहे हैं कि मेरे पैर जो है वो दीवार से सट गए और मेरी टांगें जो है कमर से लटकी हुई कुएं के बीचों बीच लटक रही थी, पर इससे सांप की दूरी और कुएं की परिधि पर उतरने का ढंग लेखक कह रहे हैं कि मुझे मालूम हो गया। तनिक झूल कर मैंने अपने पैर कुएं की बगल से सटाए और कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख, कुएं की सम्मुख मतलब सामने, कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। आंखें चार हुई, शायद एक दूसरे को पहचानना। आंखें चार होना मतलब एक दूसरे को देखना। सांप को चक्षुश्रवा कहते हैं। चक्षुश्रवा का अर्थ होता है आंखों से सुनने वाला, क्योंकि सांप को कान नहीं होता। मैं स्वयं चक्षुश्रवा हो रहा था, क्योंकि लेकिन मनुष्य के पास तो कान होता है सुनने के लिए, लेकिन लेखक कह रहे हैं कि मैं स्वयं चक्षुश्रवा हो रहा था, क्योंकि इंद्रियों ने मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आंखों को दे दी हो। यानी अगर 1 सेकंड के लिए भी लेखक का आंख इधर उधर होता तो सांप तुरंत अपना वार कर सकता था। इसीलिए मानो शरीर की अन्य जितनी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां होती है ना मानव की, आप लोग पढ़े हो ना साइंस में, हाँ 5 सेंस ऑर्गन्स होता है, पढ़े हो ना। हाँ, तो इसी तरह आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, तो ये 5 इंद्रियां, तो लेखक कह रहे हैं कि मानो सभी इंद्रियों ने अपनी शक्ति आंखों को दे दी हो। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थी कि वह कब किस ओर को आक्रमण करता है। सांप ने अपनी मोहिनी से डाल दी थी। मोहिनी मतलब ऐसा लग रहा था कि सांप भी एकटक लगातार लेखक को देखे जा रहे थे और लेखक भी एकटक सांप को देखे जा रहे थे। शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था। कहा जाता है कि जब तक सांप पर आप प्रहार न करें, अगर वो सांप सामने रास्ते से आ रहा है और आप बीच में खड़े हैं तो सांप चुपचाप चला जाएगा। लेकिन यदि आप प्रहार करेंगे या उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि वो आप पर फिर प्रति उत्तर में वो आप पर भी प्रहार करे। पर जिस विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की ठानी थी वह तो आकाश कुसुम था। आकाश कुसुम का मतलब होता है बहुत ही असंभव कार्य। आकाश मैंने आसमान और कुसुम मतलब फूल, आसमान से फूल तोड़ने के समान था। लेखक कुएं के ऊपर बैठे बैठे तो बहुत आसानी से सोच लिए, लेकिन कुएं के अंदर जाने पर कुएं का व्यास जो रेडियस है वो बहुत कम होता है, और ऐसी परिस्थिति में जाकर डंडा घुमाना, डंडा चलाकर मारना, वो बहुत ही लेखक के सोच के परे थी। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं। ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं, यानी मनुष्य अंदाजा लगाता, अनुमान मतलब अंदाजा, और भावी योजनाएं यानी जो योजना, जो काम वो करने वाला है अभी आने वाले समय में, ये दोनों चीजें अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी बहुत मिथ्या यानी झूठी निकल जाती है, और उल्टी मतलब विपरीत, यानी मनुष्य की सोच के बिल्कुल विपरीत हो जाती है। मुझे सांप का साक्षात होते ही अपनी योजना और आशा की असंभवता प्रतीत हो गई। यानी लेखक को लग गया कि अब ये कार्य मेरे लिए असंभव है, क्योंकि इतने कम जगह में सांप को मारना, डंडा चलाने के लिए स्थान ही नहीं था। लाठी या डंडा चलाने के लिए काफी स्थान चाहिए था जिसमें वे घुमाए जा सकें। ठीक है, सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, पर ऐसा करना मानो तोप के मुहरे पर खड़े होना था। यदि फन या उसके समीप का भाग न दबा तो फिर वह पलटकर वार जरूर करेगा, और फन के पास दबाने की कोई संभावना भी होती तो उसके पास पड़ी 2 चिट्ठियां थी। उसे लेखक सोच रहा है कि वो मैं कैसे उठाता। 2 चिट्ठियां उसके पास उससे सटकर पड़ी हुई थी, और एक जो थे वो लेखक की ओर थी। यानी 2 चिट्ठियां कहाँ थी? सांप के सटी हुई थी, और एक चिट्ठियां लेखक के पास ही थी। तो लेखक क्या किया कि
सोचा कि चलो एक ही चिट्ठी उठा लें। हम दोनों अपने पैतरों पर डटे थे। पैतरों मतलब मुद्रा या स्थिति। लेखक कह रहा है कि हम दोनों अपने अपने पैतरों पर अड़े हुए थे। वह उस आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए। लेखक कह रहे हैं कि अपने स्थान पर खड़े खड़े 4 से 5 मिनट हो गए, लेकिन न सांप कुछ प्रहार कर रहा था, और जब सांप प्रहार नहीं कर पा रहा था तो लेखक कह रहे हैं कि मैं भी प्रहार नहीं कर पा रहा था। दोनों ओर से मोर्चे पड़े हुए थे, पर मेरा मोर्चा कमजोर था। लेखक का मोर्चा क्यों कमजोर था? क्योंकि सांप को तो किसी और चीज की जरूरत थी नहीं डसने के लिए, बस थोड़ा सा अपने फन को उठाता और सीधे प्रहार कर देता। लेकिन लेखक के पास डंडा था और उस डंडे से लेखक को प्रहार करना था, लेकिन जगह की कमी थी। कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ता तो मैं यदि बहुत करता तो उसे पकड़कर कुचलकर मार देता, पर वह तो अचूक अचूक मतलब खाली न जाने वाला या निश्चित तरल विष मेरे शरीर में पहुंचा ही देता और अपने साथ साथ मुझे भी ले जाता। लेखक कह रहे हैं कि क्या करता मैं, ज्यादा से ज्यादा सांप को पकड़ लेता, कुचल कर उसको मार देता, लेकिन तब तक क्या सांप छोड़ देता आसानी से लेखक को? नहीं, तब तक वो भी जरूर उनको डस लेता और अपने साथ साथ वो लेखक को भी इस दुनिया से ले जाता। अब तक सांप ने वार न किया था, इसलिए मैंने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। लेखक कह रहे हैं कि अभी तक सांप ने प्रहार नहीं किया था, इसीलिए मैंने भी सोचा कि चलो इसको डंडे से अब नहीं दबाऊंगा, और ऐसा करना उचित भी न था। अब प्रश्न था कि चिट्ठियां कैसी उठाई जाए। चिट्ठियां जो पड़ी हुई थी, एक तो चिट्ठियां लेखक के करीब थी तो लेखक ने सोचा कि मैं उठा लूंगा, लेकिन 2 चिट्ठियां सांप के बगल में पड़ी हुई थी। बस एक सूरत थी, सूरत मतलब उपाय। डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए। अब लेखक ने सोचा कि डंडे को क्या करूं, धीरे धीरे सांप की ओर बढ़ाऊं और चिट्ठियों को सरकाते सरकाते अपनी ओर करूं। यदि सांप टूट पड़ा तो कोई चारा न था। लेखक कह रहे हैं कि यदि सांप टूट पड़े किस पर, उस डंडे पर, तो कोई चारा न था। कुर्ता था और कोई कपड़ा न था जिससे सांप के मुंह की ओर करके उसके फन को पकड़ लूं। अब लेखक सोच रहे थे कि बस एक ही उपाय था कि कुर्ता था, पहने हुए थे, उस कुर्ते को खोलता और सांप के मुंह की ओर करके उसके फन को पकड़ लेते कपड़े के ऊपर से। मारना या बिल्कुल छेड़खानी न करना, ये 2 मार्ग थे। अच्छा ये बताइए, जब सांप की आंखों के ऊपर कोई कपड़ा पड़ जाएगा तो क्या वो देख पाएगा? न देख पाएगा न सुन पाएगा। तो इसीलिए लेखक सोच रहे थे कि और कुछ नहीं उपाय रहेगा तो क्या करूंगा, कुर्ता खोलूंगा और सांप के फन पर फेंक दूंगा और फिर सांप के फन को पकड़ लूंगा। बस यही 2 रास्ता था कि या तो बिल्कुल छेड़खानी न करना और या तो फिर कपड़ा उसके फन पर फेंक देना। सो पहला मेरी शक्ति के बाहर था, बाध्य होकर दूसरे मार्ग का अवलंबन करना पड़ा। अवलंबन यानी सहारा। पहला था कि डंडे से सांप की ओर से जो चिट्ठियां थी उसको सरकाऊं, और दूसरा उपाय था कि सांप के मुंह पर कपड़ा कुर्ता फेंक कर उसके मुंह को पकड़ लूं। तो लेखक कह रहे हैं कि 2 उपाय था मेरे पास, याद रखिएगा। पहला उपाय था डंडे से सांप के पास जो चिट्ठियां पड़ी हुई थी उसे अपनी ओर सरकाना, और दूसरा उपाय क्या था कि सांप के मुंह पर कुर्ता फेंक दूं और उसके फन को पकड़ लूं। याद रहेगा? हाँ, याद रहेगा आप लोगों को? हेलो? हाँ, ये 2 ही उपाय था। तो चैप्टर तो पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चों। तुम लोग को अगर लगता है कि सिर्फ पुष्पा मैडम पढ़ा के समझा दे रही हैं तो बात खत्म, बिल्कुल नहीं। चैप्टर को कम से कम 2 बार 3 बार पढ़ना, कठिन वर्तनी को अंडरलाइन करना और फिर उस कठिन वर्तनी को याद करना कि कैसे लिखा हुआ है। हर कठिन वर्तनी का शब्दार्थ दिया हुआ है। जिस कठिन वर्तनी का शब्दार्थ आपको नहीं पता है आप उसको कॉपी में लिख कर रखिए, और जब मेरी कक्षा आरंभ हो तो उस समय मुझसे पूछें। लेकिन तुम लोग को भी कुछ एफर्ट लगाना होगा बच्चों, क्योंकि अभी ये स्कूल नहीं है कि मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखकर तुम लोग को बताऊं। सब कुछ तुम्हारे सामने है। अब जहां जिस वर्ड की वर्तनी कठिन वर्तनी नहीं समझ में आ रही है, उसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, कठिन वर्तनी को आप लिख लीजिए और मुझसे उसका अर्थ पूछिए कि मैडम इस शब्द का अर्थ किताब में नहीं दिया, मुझे बताइए। लेकिन उसके लिए आप हर एक बच्चे को ये काम तो करना पड़ेगा। बात आ रही समझ में? फिर उसके बाद क्या हुआ कि डंडे को लेकर ज्यों ही मैंने सांप की दाईं ओर पड़ी चिट्ठी की ओर उसे बढ़ाया कि सांप का फन पीछे की ओर हुआ। सांप देख रहा था कि एक डंडा धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा है। बस सांप
कभी भी आप तो देखिएगा सांप जब प्रहार करता है तो अपने फन को पहले एक बार पीछे ले जाता है और फिर आगे झपट कर प्रहार करता है। देखे हो कभी सांप को प्रहार करते हुए? हाँ, फन को उसके मोड़ता नहीं है, पीछे की ओर ले जाता है, पीछे की ओर ले जाता है और फिर अचानक आकर हमला करता है। तो जैसे वो देख रहा था कि एक डंडा उसकी ओर, मतलब ये वो नहीं जानता था कि वो क्या चीज़ है, मगर देख रहा कि कुछ एक लकड़ी जो है उसकी ओर बढ़ रही है। बस वो पीछे किया अपने फन को और फिर पीछे हो गया और धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा। और ज्यों ही चिट्ठी के पास पहुंचा कि फुंकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। क्योंकि सांप को खतरा महसूस होने लगा कि हो सकता है कोई उसे प्रहार करके उसे मारने की कोशिश कर रहा है, और इसलिए वो एकदम तैयार हो गया, अपना मोर्चा वो संभाल लिया कि अच्छा अब मुझे भी आक्रमण करना है। और ज्यों ही डंडा चिट्ठी के पास पहुंचा वो फुंकार के साथ काली बिजली यहाँ किसको कहा जा रहा है? काली बिजली सांप के लिए प्रयोग हुआ है। लगा कि काली सी बिजली जो है वो तड़पी और डंडे पर गिरी। हृदय में कंप हुआ और हाथों ने आज्ञा न मानी। लेखक कह रहे हैं कि अचानक वो इस तरह के प्रहार के लिए तैयार नहीं थे, भयभीत हो गए और इसी भय से हाथ से डंडा छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। डंडा छूट पड़ा, मैं तो न मालूम कितना ऊपर उछल गया। अब अचानक इस प्रहार के लिए लेखक तैयार नहीं थे, बट डर के मारे डंडा नीचे गिर गया और लेखक उछल गए, जानबूझकर नहीं, यूं ही बिदक कर। उछल कर जो खड़ा हुआ तो देखा डंडे के सिर पर 3-4 स्थानों पर पीप सा कुछ लगा हुआ है, वह विष था। सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट सामने रख दिया था। सर्टिफिकेट यानी, सर्टिफिकेट का क्या होता है हिंदी? कोई बता सकता है? हाँ, प्रमाण पत्र, वेरी गुड। सांप जो है वो अपने कितना वो जहरीला है इसका प्रमाण पत्र वो दे दिया, ठीक है। और पर मैं तो उसकी योग्यता से पहले ही कायल था। कायल यानी मानने वाला या प्रशंसक, दोनों होता है, प्रशंसक भी होता है और मानने वाला। लेखक कह रहे हैं कि मुझे बताने की थोड़ी ज़रूरत है कि वो कितना उसको प्रमाण पत्र देने की थोड़ी आवश्यकता थी। मैं तो जानता था कि वो कितना विषैला है, जहरीला है। उस सर्टिफिकेट की जरूरत न थी। सांप ने लगातार फूं फूं करके डंडे पर 3-4 चोटें की। वह डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ था, या शायद वह सांप का उपहास कर रहा था। लेखक कह रहे हैं कि या तो वह डंडा अपमानित हुआ या शायद वह सांप का उपहास कर रहा था, मजाक उड़ा रहा था। उपहास करना मतलब मजाक उड़ाना। अब लेखक कह रहे हैं कि आकृति अपना रोल नंबर लिखो। आकृति का रोल नंबर नहीं है, आकृति को बोलो कि रोल नंबर लिखे। तो अब क्या हुआ कि सांप का उपहास कर रहा था वह डंडा, इधर ऊपर फूं फूं और मेरे उछलने और फिर वहीं धमाके से खड़े होने से छोटे भाई ने समझा कि मेरा कार्य समाप्त हो गया और बंधुत्व का नाता फूं फूं और धमाके में टूट गया। अब ऊपर जो छोटा भाई था लेखक का, वो क्या सोचा कि बस ऐसा हो सकता है कि सांप ने मेरे भाई को डस लिया और मेरा भाई खत्म हो गया, उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वो वहीं जमीन पर गिर गया। अब मेरा भाई इस दुनिया से जा चुका है। यह सोचकर छोटा भाई जो था उसने ख्याल किया कि सांप के काटने से मैं गिर गया। मेरे कष्ट और विरह के ख्याल से उसके कोमल हृदय को धक्का लगा। भ्रातृ स्नेह के ताने बाने को चोट लगी, उसकी चीख निकल गई। बस वो समझ गया कि सांप ने मेरे भाई को डस लिया और ये धमाके की जो आवाज़ हुई गिरने की, अब मेरा भाई जमीन पर गिर गया और वो मर गया। बस यही सोचकर वो खूब जोर जोर से चीखने लगा। छोटे भाई की आशंका बेजा न थी। आशंका मतलब शंका, अनुमान। बेजा न थी मतलब बेकार न थी। उस फूं और धमाके से मेरा साहस कुछ बढ़ गया। दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की चेष्टा की। अब की बार सांप ने बार भी किया और इसी उठा पटक में लेखक कह रहे हैं कि वो क्या किए, डंडा उठा लिया अपने हाथ से। डंडा तो उनके हाथ से छूट गया था, लेकिन सांप ने पैंतरा बदला, लेखक ने भी अपना पैंतरा बदला और इसी बीच लेखक को मौका मिल गया, उन्होंने डंडे को उठा लिया। लेकिन अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपट भी गया। अब क्या किए,
लेखक ने क्या देखा कि सांप जो है इस बार वार भी किया और डंडे से वो चिपट गया। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, पर झिझक, सहम अथवा आतंक से अपनी ओर को खींच गया और गुंजलक, गुंजलक मतलब होता है गुत्थी या गांठ, गुंजलक का मतलब होता है गुत्थी या गांठ, यानी जो मोड़ कर अपने पूरे शरीर को बैठा रहता है उसको कहते हैं गुंजलक। हम्म तो गुंजलक मारता हुआ जो सांप का पिछला भाग जो है ना, वो अपने मेरे हाथों से छूट गया, छू गया। लेखक कह रहे हैं कि उसका स्पर्श हो गया। कितना ठंडा था, सांप का शरीर बहुत ठंडा होता है। डंडे को मैंने एक ओर पटक दिया, यदि कहीं उसका दूसरा बार पहले होता तो उछलकर मैं सांप पर गिरता और न बचता, लेकिन जब जीवन होता है तो हजारों ढंग बचने के निकल आते हैं। वह दैवी कृपा थी। डंडे के मेरी ओर खिंच आने से मेरे और सांप के आसन बदल गए। मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्टकार्ड चुन लिए, चिट्ठियों को धोती के छोर में बांध दिया और छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया। इस तरह से लेखक कह रहे हैं कि जैसे ही दोनों का पैंतरा बदला, लेखक क्या किए कि चिट्ठियों को धीरे धीरे अपनी ओर खींच लिए और खींचकर सांप के भी आसन बदल गए। लिफाफे और पोस्टकार्ड चुनकर उन्होंने चिट्ठियों को धोती के छोर में बांध दिया और छोटे भाई से कहा, उसने ऊपर खींच लिया। डंडे को सांप के पास से उठाने में भी बड़ी कठिनाई पड़ी। सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठा था। अब सांप जो है डंडे के ऊपर चढ़ के बैठ गया था। जीत तो मेरी हो चुकी थी। किस तरह की जीत हो गई? लेखक की कौन सी जीत थी, बताइए। हेलो। बस लेखक का तो एक ही काम था, लिफाफा लेना था, किसी तरह से चिट्ठियों को वहां से उठाना था। तो लेखक वो अपने काम में कामयाब हो चुका था, उसे सफलता मिल चुकी थी। बस लेखक कह रहे हैं कि मुझे तो बस इसी बात की जरूरत थी कि चिट्ठियां मुझे बस मिल जाए। बस, पर अपना निशाना गंवा चुका था। लेखक कह रहे हैं कि मैं अपना निशाना गंवा चुका था। आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार करता, सांप हाथ पर वार कर देता। इसलिए कुएं की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने उसकी दाईं ओर फेंकी कि वह उस पर झपटा, और मैंने दूसरे हाथ से उसकी बाईं ओर से डंडा खींच लिया, पर बात की बात में उसने दूसरी ओर भी वार कर दिया। यदि बीच में डंडा न होता तो पैर में उसके दांत गड़ गए होते। लेखक कह रहे हैं कि सांप के कुएं के बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने उसकी दाईं ओर फेंकी, दाईं ओर फेंकी ताकि क्या गिरा ये देखने के लिए सांप अपना गर्दन घुमाता, और वह जैसे उस मिट्टी की ओर झपटा, लेखक क्या किए अपनी दूसरे हाथ से उसकी बाईं ओर से डंडा, क्योंकि लेखक की बाईं ओर में डंडा था, तो लेखक का ये सांप के बाईं ओर में, तो लेखक का ध्यान भटकाने के लिए क्या जरूरी था कि उसके दाईं ओर कुछ फेंका जाए। तो फेंकने के लिए वहां कुछ नहीं था लेखक के पास। तो लेखक ने क्या किया कि दीवार तो कच्चा था ना, कुआं जो था, कुएं का दीवार कच्चा था, बस उन्होंने हाथ से मिट्टी हाथ में ले ली और उस पर फेंका। और बात ही बात में जैसे ही वो डंडा खींचे, फिर सांप ने दूसरी तरफ अपना गर्दन किया। तब तक लेखक डंडा खींच चुके थे और सांप ने प्रहार किया। यदि डंडा बीच में नहीं आता तो लेखक की उस दिन जान चली जाती, क्योंकि सीधे वो पैर में ही उसके दांत गड़ गए होते। अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम न था, केवल हाथों के सहारे पैरों को बिना कहीं लगाए हुए 36 फुट ऊपर चढ़ना मुझसे अब नहीं हो सकता। 15-20 फुट बिना पैरों के सहारे केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूँ, कम ही अधिक नहीं। पर उस 11 वर्ष की अवस्था में, ध्यान रखेंगे, जिस समय लेखक कुएं में गए थे उस समय उनकी आयु कितनी थी? 11 वर्ष। और मैं 36 फुट चढ़ा, ये भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि अति संक्षिप्त प्रश्नोत्तर इसी तरह से बनेंगे। बाहें भर गई थी, बाहें भर जाना मतलब बाह बिल्कुल उनकी थक कर चूर हो गई थी, एकदम बाह जो है उससे अब ऊपर चढ़ना उनके लिए संभव नहीं हो रहा था। धौंकनी चल रही थी, यानी सांस जो है बहुत फूल रही थी। पर एक एक इंच सरक सरक कर अपनी भुजाओं के बल में ऊपर चढ़ आया। यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता, इसका अनुमान करना कठिन है। ऊपर आकर बेहाल होकर थोड़ी देर तक पड़ा रहा, देह को झाड़ झूर कर धोती कुर्ता पहना। फिर किशनपुर के लड़के को, जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था, ताकीद कर दी। ताकीद करना मतलब उसको चेता देना,
बार बार उसको समझा देना कि कुएं वाली घटना किसी से न कहे, हम लोग आगे बढ़े। क्योंकि किशनपुर का वो जो लड़का था उसे भी पता था कि उस कुएं में एक विषैला सांप गिर पड़ा है, और लेखक के घर वालों को यदि पता चल जाता कि उसके कुएं के अंदर सांप था और लेखक उसके अंदर क्या कर रहा था, तो ये सारी बातें यदि भाई साहब को पता चल जाती तो हो सकती उनकी पिटाई होती। इसीलिए लेखक ने उस लड़के को समझा दिया था कि इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताना है। सन 1915 में मैट्रिकुलेशन यानी 10th बोर्ड की परीक्षा पास होने के उपरांत यह घटना मैंने माँ को सुनाई। सजल नेत्रों से माँ ने मुझे अपनी गोद में ऐसे बिठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चों को डैने के पीछे नीचे छिपा लेती है। डैना यानी पंख, चिड़िया के पंख को क्या कहते हैं? डैना। तो लेखक कह रहे हैं कि मेरी माँ बहुत भयभीत हो गई और मुझे अपनी गोद में छिपा लिया, ऐसे बिठा लिया जैसे चिड़िया अपने पंखों के नीचे अपने बच्चों को छिपा लेती है। कितने अच्छे थे वे दिन। उस समय राइफल न थी, डंडा था, और डंडे का शिकार, कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक न था। यानी सोचिए कि एक डंडे के द्वारा किसी विषधर को, किसी विषैले सांप को मार देना और मार कर चिट्ठियों को उठा लेना, और इतने कम जगह में, इतनी कम उम्र में, ये बहुत बड़ी बात थी लेखक के लिए। और इसीलिए इस पाठ का शीर्षक स्मृति, यानी लेखक की स्मृति में, यादों में ये सारी घटनाएं जो हैं वो संचित थी, और वो लेखक जो है वो इस घटना का वर्णन कर रहे हैं कि उनके बाल्यावस्था में किस तरह की घटना घटित हुई थी। ठीक है, समझ में आया सबको? हाँ हाँ। तो अब इसमें आप लोगों को कठिन वर्तनी जो भी है, एक तो सारे शब्दार्थ यहाँ दिए हुए हैं, इन शब्दार्थ को लिखने के अलावा और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनका अर्थ आपकी इस पुस्तक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप लोग कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, जैसे आखिर, आखिर मतलब अंतिम। आशंका, शंका से भरा हुआ या डर। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे शब्द हैं जिनका अर्थ नहीं दिया हुआ है, उसको आप लोग लिख लेंगे। अकस्मात, अचानक। ठीक है, बहुत सारे शब्द हैं। आप लोग कठिन वर्तनी को पहले अंडरलाइन करेंगे और फिर कॉपी में उसे लिखेंगे। जिस शब्द का अर्थ आपकी पुस्तक में नहीं दिया हुआ है आप मुझसे पूछेंगे, मैं उसको लिखा दूंगी। तो आपको क्या क्या इसमें से लिखना है? कठिन वर्तनी, ठीक है, शब्दार्थ, जो भी शब्दार्थ आपके दिए हुए हैं, और जिस शब्द का अर्थ नहीं दिया हुआ वो मुझसे पूछेंगे। विलोम, जिस शब्द का विलोम होगा उसका विलोम बनाएंगे, जिस शब्द का पर्यायवाची होगा उसका पर्यायवाची बनाएंगे। मैं बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ, विलोम, पर्यायवाची। और सिलेबस में क्या है आपके? श्रुति संभिन्नार्थक भी है ना? सिलेबस में आपके क्लास श्रुति संभिन्नार्थक का मतलब सुनने में एक जैसा लगे लेकिन उसका अर्थ अलग होता है, ऐसे ही शब्दों को कहते हैं ना श्रुति संभिन्नार्थक। श्रुति मतलब सुनना, सम मतलब समान, और भिन्नार्थक यानी जिसके अर्थ अलग हों। तो श्रुति संभिन्नार्थक शब्द भी आपके सिलेबस में है, तो उसको भी करना है। विलोम है, पर्यायवाची है, ये तीन चीजें आपके सिलेबस में है क्लास 9th के। इसको आप लोग किताब से ढूंढेंगे और हर चैप्टर से आपको करना है ये काम। क्लियर?